हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेम स्टडी वाला में। तो जो भी विद्यार्थी 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके 12 तारीख को हिंदी का पेपर है। 12 तारीख को हिंदी का पेपर है और आज मैं भी हिंदी का पेपर कराने वाला हूँ। सेम टू सेम एग्ज़ाम में सपने वाले मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को ज़रूर देखना है पूरा। और ये माध्यमिक परीक्षा 2024 का है, मॉडल पेपर है, कक्षा 10वीं और विषय कौन सी है? हिंदी है, जो कि 12 तारीख को होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको तरीका मालूम पड़ जाएगा कि कितने क्या नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से आपको करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। अगर इस मॉडल पेपर को देखकर आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो 80 में से आपको गारंटी दे रहा हूँ 70 प्लस नंबर लेके आओगे। जो पहले से ही अच्छी खासी तैयारी करके रखे हैं इनके 70 प्लस ज़रूर आएंगे। और जिन्होंने तैयारी अच्छी खासी नहीं हुई है वो भी 50 प्लस नंबर लेके आ जाएंगे अगर ये मॉडल पेपर देख कर गए, क्योंकि मॉडल पेपर में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर ऐसे ही मॉडल पेपर लेना है और भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस क्लास में और भी अगर नई क्लासें आए तो आपके पास आ सके। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस मॉडल पेपर में से अगर जो भी बंदा होशियार बंदा है जो आगे से तैयारी कर रहा है, तो उनके 70 प्लस की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 80 में से 70 प्लस गारंटी मैं ले रहा हूँ आपके, अगर इस मॉडल पेपर देख कर एग्जाम देने जाओगे। और किस प्रकार से अटेंड करने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी पास होना है, जिस विद्यार्थी को पास होना है वो तो गद्यांश पद्यांश से भी हो सकता है। जिनको अच्छे प्रतिशत बनाने हैं ना, वो मॉडल पेपर जरूर देखना और क्लास को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि ये कितने समय लेगा। ये पेपर है आपके 3 घंटा 15 मिनट का है और पूर्णांक कितना है? 80। पूर्णांक है 80 और टाइम है जो कि 3 घंटा 15 मिनट। पूरे साल की मेहनत कितने 3 घंटों में देनी है। पूरे साल जो भी पढ़ा है आपको 3 घंटे के अंदर बताना है। और पूर्णांक कितने? 80 का पूर्णांक है, 80 नंबर का है और 20 नंबर आपके स्कूल वाले भेजते हैं। टोटल कितने का है? 100 नंबर का होता है पेपर। यहाँ पर 80 का पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप निर्देश पढ़ लो। सामान्य निर्देश आपको पढ़ना जरूरी है। काफ़ी विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। पहला है परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर क्या नामांक अनिवार्यता लिखें। आपके जो भी रोल नंबर है वो जरूर लिख दें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। प्रत्येक प्रश्न पेपर पर नहीं लिखने हैं, कहाँ पर? उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ भी लिखें, ठीक है। जिन जो आंतरिक खंड होते हैं ना, आंतरिक खंड मतलब अ ब द ऐसे खंड होते हैं कि नहीं, उनका सिर्फ उस खंड में ही लिखे, दूसरे खंड के अंदर आंसर नहीं लिखना है, समझ गए। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लगते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो लिख देते हैं कि भाई प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न लिख देते हैं लेकिन आगे क्रम संख्या नहीं लगाते हैं। क्रम संख्या भी लगानी जरूरी है। फिर अगर जो एग्जामिनर है जो नंबर आपको चेक करके कॉपी चेक करके नंबर देगा, वो किसके आधार पर देगा? अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखे, आप ऐसे प्र लिख के छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं लिखा और आंसर एकदम करेक्ट लिखा, फिर भी आपको वो नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए आप प्रश्न लगा के, एक हो दो हो कौन सा भी संख्या हो वो जरूर लगाएं। ये निर्देश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, बोर्ड के एग्जाम, काफ़ी विद्यार्थी को नहीं पता होता है, तो वो ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सब होशियारी है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। खंड अ, ठीक है, पहला कौन सा है? खंड अ। आपके जो 12 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर कितने 12 पॉइंट है, 12 नंबर का, एक एक नंबर का सब है, 12 क्वेश्चन है एक के अंदर, ठीक है। खंड ए। तो खंड ए के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इन, आइन, आनी या नी। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। जिन्होंने अगर तैयारी की है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं पीछे, उपसर्ग लगते हैं आगे। प्रत्यय का मतलब पूंछ, पूंछ कहाँ होती है? पीछे। प का मतलब प्रत्यय, प का मतलब पूंछ, पूंछ कहाँ होती है? पीछे। तो इसका मतलब ये शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग, उपसर्ग एन कहाँ लगते हैं? उपसर्ग आगे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। तो जल्दी से बताइए पंडिता इन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इन है, आइन है, आनी है या नी है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर कौन सा है? ब। कौन सा? ब। जैसे आपको इसमें एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। आपको पहले शब्द का ध्यान रखना है, ठीक है। शब्द क्या है? पंडिताइन। इसमें जो मेन शब्द क्या है आपको पता चल रहा है ना? मेन मेन शब्द कौन सा? पंडित। पंडित अगर निकाल देंगे तो पीछे क्या बसेगा? आइन बसेगा, तो आइन है करेक्ट आंसर।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो कि स्वच्छ शब्द का सही विच्छेद क्या है। स प्लस स है, स प्लस वस है, स प्लस अस है या सु प्लस अस है। जल्दी से राइट आंसर बताइए कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, द सु प्लस अस क्या बन गया, स्वस बस गया। ठीक है, ये भी एक नंबर का है। फिर है भ्रमर गीत है, आपको बतानी है भ्रमर गीत की भाषा क्या है। आपके जो लेसन में से आया है भ्रमर गीत वाला लेसन है ना, याद है कि नहीं। हिंदी के अंदर क्या है, भ्रमर गीत लेसन, वो किस भाषा का है, अवधी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है या ब्रज का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ब्रज। ब्रज का है भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत, कृष्ण की नगरी ब्रज, ये इसका भी एक नंबर है। ठीक है, सारे एक नंबर है। 12 क्वेश्चन 12 नंबर के, 12 क्वेश्चन 12 नंबर के। जो वन वर्ड क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव, वो 12 क्वेश्चन है और 12 ही नंबर के हैं। ये तो आराम से करना। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ही आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अट नहीं रही कविता किसकी आभा का वर्णन करता है। कौन से महीने की आभा, मतलब समझ रहे हैं ना, कौन से माह की बात हो रही है। अट नहीं रही कविता आपके लेसन के अंदर है ना, अट नहीं रही कविता में किसके आभा का वर्णन है। फाल्गुन, श्रावण, चैत्र या वैशाख, कौन से महीने की हो रही है, हमारे हिंदी के वैशाख है। ठीक है, जो जनवरी फरवरी वो क्या है, इंग्लिश के मंथ है और ये हिंदी के माह है। आपको बताना है कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, फाल्गुन। फागुन का है कि नहीं, आपने अगर अट नहीं रही कविता पढ़ा है तो इसके अंदर किस महीने का है, फागुन महीने का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। देखो कवि के अंदर भी आ गए। आपने बोला था ना कि कवि परी से भी याद रखना है। ठीक है, आपके जो भी सर है टीचर है बोलते हैं कि नहीं कि कवि परी से भी याद रखो, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। कानपुर के अंदर हुआ था, वाराणसी के अंदर हुआ था, हरिद्वार या उज्जैन। जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, पांचवा, मतलब वाराणसी। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है, वाराणसी। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 ही क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरे क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आंसर भी साथ में लिखते जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन सपने वाले हैं। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। जो शिव धनुष तोड़ा है ना, परशुराम ने किसको समान अपना शत्रु माना है, परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। ऑप्शन ए है रावण, कंस, सहस्त्रबाहु या यम। सहस्त्रबाहु है, रावण है, कंस है या यम है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, सहस्त्रबाहु। ठीक है, सर राइट है। अब तक मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिए, ये भी एक नंबर का है। मैंने पहले ही बोल दिया 12 क्वेश्चन 12 नंबर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। ये भी आपके लेसन के अंदर है, जो भी गुरुजी ने आपको पाठ पढ़ाया है ना उसके अंदर से है कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा यानी मूर्ति लगी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ा है उनको याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लेना। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सपने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ठीक है अलग करके लाया हूँ आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही सच है कहानी। आपके ये कहानी का नाम है ना यही सच है, कि लेखक कौन है आपको बताना है। आप लोगों लेखक भी याद रखना है, लेखक की परिचय भी याद रखना है और आपको उसकी लाइनें भी याद रखनी है। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है यशपाल, यतीन्द्र मिश्र जी या मनु भंडारी या राम वृक्ष बेनीपुर। यही सच है कि कहानी के लेखक कौन है, मनु भंडारी। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट की देखते हैं, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है, किस पर कटाक्ष किया है। लखनवी अंदाज एक लेख है कि नहीं, आपके हिंदी के अंदर लखनवी अंदाज लेख है, इसके माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। कवियों पर किया है या नई कहानी के लेखकों पर किया है या नवाबों पर किया है या खुद पे किया है या स्वयं पर किया है, बताओ। लखनवी अंदाज में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, नवाबों पर। लखनवी अंदाज ने लेख ने क्या, कवि ने नवाबों पर व्यंग्य किया है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां मानव संस्कृति है। मानव संस्कृति क्या है, विभाज्य है, जैसे विभाजन कर सकते हैं, अविजय,
या जिसे विभाजन नहीं कर सकते, विनाशकारी या प्रलयंकारी। ये तो दोनों एक ही शब्द है, विनाशकारी या प्रलयंकारी मतलब नष्ट होना, तो ये दोनों तो कट गए। आप ऐसे ही काटो, ठीक है। विभाज्य का मतलब मानव संस्कृति को कभी भी विभाजन नहीं करा जा सकता। मानव संस्कृति क्या है, गठजोड़ है, अविभाज्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। जो मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, गंतोक का कहा है, जयपुर को कहा गया है, लखनऊ या हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, गंतोक। यहाँ पर मेहनत करने वाले बहुत हैं, क्या मेहनत करके रोटी खाते हैं। मेहनत करते बादशाहों का शहर कहा गया किसे, गंतोक। चलिए आगे देखते हैं, पिताजी तारकेश्वर। ये भी कहानी में से ही, आपके जितने भी लेसन पढ़े हैं ना उसके अंदर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको पाठ को जो जब भी गुरुजी पढ़ाते हैं सही से पढ़ना चाहिए। और जिसने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन याद रखना, अगर ये आ जाए तो आपको आंसर बता दिया वही करना है, ठीक है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते थे तारकेश्वर को, नेमिनाथ, भोलानाथ, वेदनाथ या सोमनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, भोलानाथ। तारकेश्वर को क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे उनके पिताजी। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। 12 नंबर का वो हो गया, 12 नंबर का कौन सा, ऊपर वाले जो भी जो आ गए ना अपशब्द, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना 12 नंबर के थे, और ये 6 क्वेश्चन कितने नंबर के, 18। 18 तो आपके जाना ही नहीं चाहिए, 18 के 18 आना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इसके अंदर से ही आएंगे, ठीक है, इसके अंदर से ही आएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। जल्दी से राइट आंसर बताइए। जिस क्रिया में 2 कर्मक होते हैं तो उसे क्या, द्विकर्मक। क्या कहते हैं, द्विकर्मक। द्विकर्मक सही है ना। द्विकर्मक किसे, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त उसे द्विकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविकारी शब्द को ही कहते हैं, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं कि नहीं, अवयव। अवयव को अविकारी का वो एक ही है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, समास के दोनों पद समान रूप प्रदान होते हैं। किस समास के दोनों पद समान रूप होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं कि नहीं, जैसे माता पिता, कौन सा, द्वंद्व। द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयवों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर, धातु। क्या जोड़कर, धातु। संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव शब्द के साथ धातु जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, क्या ये 18 नंबर तो कहीं जाना ही नहीं है, इसके अंदर से आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। बस इतने सरल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, एक उपसर्ग है, एक और कौन सा है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या, प से प्रत्यय, प से पूंछ। पूंछ मतलब पूंछ कहाँ होती है, पीछे होती है ना, तो प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे। तो इसलिए क्या, आगे या पूर्व। पूर्व का भैया अर्थ आगे ही होता है ना। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे या पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। बस सिंपल इसे क्वेश्चन है, समझ गए ना। पहले क्वेश्चन के जिसमें 2 कर्मक होते हैं द्विकर्मक, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों समास क्या, प्रधान होते हैं। फिर संज्ञा सर्वनाम क्या, धातु जोड़कर विशेषण बनाते हैं। फिर संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या, सर्वनाम कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में या आगे में जोड़कर बदल देते हैं। प्रत्यय तो प का मतलब प्रत्यय, प का मतलब पूंछ। पूंछ क्या होती है, पीछे होती है ना, तो प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। 18 नंबर पक्के हो गए ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आप सारे क्वेश्चन को क्या, रिवीजन कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अ भाग के अंदर रिक्त स्थान और अपशब्द आएंगे। अपशब्द के अंदर 12 नंबर का क्वेश्चन है और रिक्त स्थान 6 नंबर के क्वेश्चन है। 12 से 18 नंबर के हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपके क्या एग्जाम हॉल के अंदर पेपर देखने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे, अच्छे प्रतिशत बनेंगे। 70+ लाने की गारंटी मेरी है, अगर ये आप मॉडल पेपर देख कर गए तो। फिर है निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न है क्या,
ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। उत्तर लिखना कहाँ? उत्तर पुस्तिका में। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का, हमेशा ध्यान रखना गद्यांश के अंदर हो या पद्यांश के अंदर हो, एक शीर्षक का नाम तो जरूर पूछेगा, इसलिए आप हमेशा शीर्षक कैसे याद करना है वो मैं बता दूं, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि शीर्षक का नाम कैसे लिखना है। आपको ये पूरा पढ़ना है क्या? ये जितना भी गद्यांश दे रखा है ना, पूरा आपको पढ़ना है। फिर इसके अंदर से क्या दिखने को मिलता है, आपको किसके बारे में बात हो रही है इसके अंदर, वो लिखना है। शीर्षक मतलब थोड़ा सा हेडिंग लिखनी है आपको। तो मैंने तो ये पूरा पढ़ लिया, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें राष्ट्र और शिक्षा की बात हो रही है, तो आप क्या लिखते हो? शिक्षा और राष्ट्र, राष्ट्र को पहले रखना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्र और शिक्षक, राष्ट्र और शिक्षा, बस ये लिखना है, ठीक है। राष्ट्र और शिक्षा पहले का उत्तर है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्र और शिक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र का सरितर निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है व्यक्ति और राष्ट्र का सरितर का निर्माण? शिक्षा के द्वारा, ठीक है। ऊपर गद्यांश के अंदर पढ़ा है पूरा, आपको ध्यान से देखना है, पूरा गद्यांश को पढ़ना है। व्यक्ति और राष्ट्र का सरितर का निर्माण किसके द्वारा है? दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा के द्वारा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है ना, समुचित राष्ट्र का समुचित विकास और नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना है, तो उसको क्या? शिक्षा होना अनिवार्य है। शिक्षा से ही पूरा हो सकता है, ठीक है। दूसरे का मिल गया ना। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा ही है। ये लिखा है शिक्षा वस्तु तो कोई पाठ्यक्रम या, ये लिखा है शिक्षा, ये तीसरे का क्वेश्चन बता रहा हूँ। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? शिक्षा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा ही है। ये तीसरे का क्वेश्चन मैंने बता दिया। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र के विकास व नागरिकों व्यक्तित्व निर्माण हेतु कैसी होनी चाहिए? ऊपर में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लिखा है, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व यानी बढ़िया निर्माण करना है, तो उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वदर्शी यानी बढ़िया होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सुव्यवस्थित शिक्षा होनी चाहिए। ये किसका क्वेश्चन है? राष्ट्र व नागरिक का चौथा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। समझ गए ना? आपको ये ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। काफ़ी विद्यार्थी ढूंढ भी नहीं पाते हैं, आपको सिर्फ नकल करनी है, और नकल के लिए भी क्या होनी चाहिए? अक्कल होनी चाहिए। फिर है, गांधी जी की शिक्षा के विषय में क्या विचार था? आपको बताना है कि गांधी जी की शिक्षा के विषय में क्या विचार था। ये देखो, गांधी जी भी शिक्षा को सरितर निर्माण के लिए अनिवार्य, वे कहते थे शिक्षा सही उद्देश्य सरितर निर्माण होना चाहिए। अब पता चल गया ना गांधी शिक्षा के विषय क्या थे? ये ऐसे ढूंढना है, ठीक है। मैंने पूरा एक बार पढ़ लिया तो मेरे को भी आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं कर रही है, सही समय पर और कुछ ही समय में मिल जाता है, ठीक है। इसलिए समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। फिर लिखा है, विनाश शब्द का विपरीतात्मक शब्द क्या है? विनाश का क्या अर्थ होता है? नष्ट होना। और निर्माण का अर्थ क्या होता है? निर्माण का अर्थ होता है गठजोड़ करना या निर्माण करना। इसका जो आंसर ये रहा, ये निर्माण है। विनाश का विपरीत क्या है? निर्माण, ठीक है। पूरे क्वेश्चन हो गए ना। प्रस्तुत उचित शीर्षक मैंने बता दिया। व्यक्ति और राष्ट्र का जो निर्माण उसके अंदर से बता दिया। जीवन में सतत चलने वाली क्या है? शिक्षा ही है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों कैसी सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा चाहिए। गांधी जी की शिक्षा के बारे में यह पढ़ा, ठीक है। विनाश शब्द वो ऊपर बता दिया, निर्माण, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना है, ठीक है। ये दूसरा तीसरा हो गया ना। फिर आ गया पद्यांश। गद्यांश के अंदर क्या आता है? पूरा पाठ आता है गद्यांश के। पद्यांश के अंदर तो पद आता है, जिसे आपको क्या करना है? अनुवाद करके लिखना है। तो सबसे पहले तो चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। मैंने पहले ही बता दिया, हो गद्यांश हो पद्यांश हो, आपको शीर्षक जरूर पूछते हैं। इसलिए शीर्षक है, मैंने पहले ही बता दिया, गद्यांश हो पद्यांश आपको शीर्षक जरूर बोलते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ गया अनंग, वधु सुविधा फुलकित अंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत।
तो आपको इसमें गद्यांश क्या लिखता है, बसंत ऋतु की बात हो रही है, कौन सी, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु और सरसों, ठीक है, बसंत ऋतु और सरसों, आप ये लिख दो। सरसों की फसल के बारे में भी बात की गई है और बसंत ऋतु के भी बारे में बात की गई है। ये आपका उचित शीर्षक हो गया। फिर 2 नंबर, मधु लेकर कौन आया, मधु लेकर कौन आया, मधु लेकर पहुंचा अनंग, कौन आया, अनंग आया, मधु लेकर कौन आया, अनंग आया, ठीक है। कंत किस वेश में है, कंत किस वेश में है, ये तो हो गया, अनंग लेकर आया। प्रस्तुत गद्यांश का उसी शीर्षक क्या हुआ था, बसंत ऋतु और सरसों, बसंत ऋतु और सरसों दोनों के बारे में बात की गई थी ना। मधु अनंग लेकर आया, कंत किस वेश में आया, तीसरा क्वेश्चन, कंत किस वेश में आया, तो ये ले रखा है वीर वेश में, किंतु कंत, कंत किस में आया, वीर वेश के अंदर, वीर वेश के अंदर। फिर ये वसुधा की तुलना किससे की गई है, वसुधा यानी धरती, धरती की तुलना, वसुधा की तुलना किससे की गई है, वधु से की गई है, ये पढ़ा। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु किस प्रकार है, वसुधा यानी धरती, धरती किस प्रकार दिख रही है, नई दुल्हन, नई दुल्हन की तरह दिख रही है या वधु की तरह दिख रही है, आपको हिंदी में पूरा लिखना है, ठीक है। वसुधा की तुलना किससे की गई है, बता दिया ना, वधु। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, किस ऋतु, बसंत ऋतु, ये देखा है ना, बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, बसंत ऋतु के बारे में कहा गया है, बसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। फिर लिखा है कि फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया, फूली सरसों ने कौन सा रंग दिया, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आया अनंग, पीला रंग दिया, कौन सा, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया, सरसों हमेशा कैसी होती है, पीला, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सारे आपको गद्यांश पद्यांश में से ही मिलता है, एक शीर्षक आपको याद रखना है, बाकी अंदर से ढूंढकर आपको हिंदी अनुवाद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला, ये आपके लगभग 40 शब्दों नंबर का, ठीक है, 40 शब्दों में लिखना है। 40 शब्द का मतलब ध्यान रहे ना, 4 लाइन, ये आपकी 4 लाइन हो गई ना, तो बस एक क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन के अंदर देना है। शब्द नंबर के क्वेश्चन है और निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्न है, लगभग 40 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, काशी संस्कृत की पाठशाला है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर, आपका जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, जिसमें काशी काशी की संस्कृति की पाठशाला, काशी यानी हिंदू धर्मों का तीर्थ स्थल है, इसमें पाठशाला खोली गई है, इसके बारे में आपको बताना है। आपने अगर लेसन पढ़ा है तो बता दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन फिर से आप रिपीट कर लेना कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर छपने वाला है। फिर है संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है, किन किन बिंबों का, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक बार किसी भी बिंब में, जैसे दृश्यात्मक हो, चित्रात्मक हो, या फिर कैसा रचनात्मक हो, वीरात्मक हो, ऐसे ऐसे बिंब, आप शौर्यात्मक बिंब हो सकते हैं, कैसे भी बिंब हो सकते हैं, ठीक है। आज 3-4 याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, उनको बुरा फील हुआ था ना, बुरा महसूस हुआ कि नहीं, कि कितने लोगों का जान चले गया, अभी भी लोग पीड़ित है, और अभी भी जितने भी वैसा बच्चा पैदा होते हैं ना, वो कैसे अपाहिज पैदा होते हैं। ये लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर हुआ कि नहीं, तो ये भी आपको लिखना है। फिर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई, उनको पता चलता है ना कि कितनी कठोर है, इनकी दशा कितनी कठोर है, दयनीय है, कैसे काम कर रही है, फिर भी, है ना, कितनी ताकतवर महिलाएं होती हैं यहाँ पर, वो आपको सब लिखना है। आंखें भराना मुहावरे का अर्थ का क्या प्रयोग है, आंखें भराना यानी दया आना, आंखें भराना का मतलब क्या होता है, दया आना। और जैसे आंखें भराना यानी दया आना, ठीक है, और भी हो सकता है। आंखें भराना का मतलब होता है दया आना, मुहावरा का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लेके दे, जैसे कोई, जैसे ऊपर आया ना, पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखा तो मेरी आंखें भर आई, मतलब उन पर दया आएगी नहीं, कि पत्थर तोड़ते महिलाओं को देखा तो मुझे आंखें भर आई, मैंने अपने पुत्र को कई सालों के बाद देखा और मेरी आंखें भर आई, आप ऐसे एक वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हो, ठीक है। ये खंड पूरा हो गया, कितने नंबर का, शब्द नंबर का खंड बी था, ठीक है। फिर आ गया खंड सी, जिसके अंदर क्या है, गद्यांश, आपको गद्यांश पढ़ के बताना है।
फिर आपका 12वें नंबर क्वेश्चन है जो कि गद्यांश है, वो भी आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, आपको क्या सिर्फ देखकर नकल करनी है, क्या नकल करनी है देखकर। लेखक दुखी क्यों हो गया था? लेखक दुखी क्यों हो गया था? ये लिखा है ना ऊपर, को सोम करने वालों भी हस्ती और अपने लिए बिकने के मौके भी ढूंढती है, इसलिए क्या हो गया, दुखी हो गया। लिख दोगे ना आपको। फिर ये हवलदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरे? ये लिखा है ना, उसी 15 दिन बाद उसी कस्बे में फिर गुजरे। कितने दिन? 15 दिन। फिर ये सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? सुभाष जी की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए थे। मास्टर एंड मास्टर किसे कहते हैं? हर चीज का मास्टर होता है, ठीक है, हर चीज का मास्टर एंड कारीगर, कारीगर बनाना भूल गए थे। लेखक आज कहाँ वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? लेखक आज वहाँ क्यों नहीं रुकना चाहता था? वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पन्ना भी नहीं गाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, वहाँ इसलिए नहीं रुकना चाहता था क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था? चश्मा नहीं बनाया था। सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं बनाया था, इसलिए वो नहीं रुकना चाहते, नहीं पान नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। आपको ऐसे देखकर क्वेश्चन बताना है, ठीक है, आंसर बताना है। अथवा में भी आएगा, अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो दूसरा अथवा वाला आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के। फिर आपके शब्द हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। बाल गोविंद भगत किन विशेषताओं के कारण, जो भी आपके लेखक पड़ोस कल्चर, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है। आप अपने से किताब में से या जो भी आपके पास सहायक सामग्री है उसके अंदर से देकर आप पूरा कर लेना, ठीक है। ये आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप पूरा देख लें। ये द के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन है, क्या यतीन्द्र मिश्र, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। फिर आपको किसी एक विषय पर क्या निबंध लिखना है, आतंकवाद पर लिख सकते हो। फिर आपके अंदर तो पॉइंट देख कर आएंगे, क्या ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, इसमें प्रस्तावना में क्या आतंकवाद की परिभाषा लिखनी है। फिर आतंकवाद का अर्थ लिखना है, आतंकवाद कहते किसे हैं, क्या हिंसा फैलाना उसे आतंकवाद कहते हैं, किसी भी घटना को अंजाम देना उसे आतंकवाद कहते हैं। आप सारे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आतंकवाद को किसी से सबको पता है आतंकवाद क्या है, आतंकवादी क्या है, आतंकवाद क्या है, ठीक है। कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो। आतंकवाद निपटने के क्या है, ये समस्या है कि नहीं आपको बताना है। उपसार, पूरे निबंध का उपसार क्या है वो लिखना है, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख सकते हो। अनुशासन का क्या महत्व है वो भी लिख सकते हो। मेरी लगभग 3 से 4 आपको क्या निबंध देंगे, उसमें से एक पर क्या आपको निबंध लिखने हैं। फिर अर्जी लिखनी है। हिंदी में प्रार्थना पत्र लेते हो नहीं? आप हमेशा स्कूल में लिखते हो कि नहीं? जब छुट्टी लेते हो तो सर को क्या अर्जी देते हो कि नहीं? आधे दिन की छुट्टी लो, 2 दिन की छुट्टी लो, जब भी लेते हो ना अर्जी देते हो ना। अगर लिख लिख के क्या आप आदी हो गए हो या आपको याद हो गई तो वो लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रतनगढ़ पुस्तकों का महत्व बताना है। फिर लिखना है निर्धन, ये आपके विज्ञापन लिखिए और शिक्षा केंद्र प्रदर्शनी के आने पर एक विज्ञापन विज्ञापन लिखना है, ऐड लिखना है, ठीक है। आप जो भी विज्ञापन है उसको पहले ऊपर हेडिंग के रूप में लिख देना। फिर नीचे जितना भी है ना, जितना वो बायोडाटा है किसके बारे में वो लिखना है। विज्ञापन का जो नाम है वो यहाँ लिखना है, बाकी सब यहाँ लिखना है। तो आपके पूरे कितने 4 नंबर मिल जाएंगे। समझ गए ना, पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मेट के अंदर आएंगे। क्लास को पूरा अगर देखा है तो जिसके समझ आया तो बहुत बढ़िया है, और आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। और सारे इसी तरीके से पेपर आएगा, क्या पूरा इसी तरह से पेपर आया, 20 क्वेश्चन आएगा। रिक्त स्थान का ध्यान रखना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस क्रिया में 2 कर्मों को क्या द्विकर्मक अविकारी शब्द क्या अवयव होते हैं। समास द्वंद्व समास के दोनों प्रधान क्या होते हैं, इसमें वो क्या है धातु जोड़कर संज्ञा के स्थान पर क्या सर्वनाम कहलाता है। उपसर्ग कहाँ आगे, उपसर्ग अ से आगे, अ से उपसर्ग, और प से प्रत्ययन, प से पूंछ, ये याद रखना है। बाकी जितने भी 12 क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लेना, आंसर याद कर लेना, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर और भी किसी विषय का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीएम स्टडी वाला, तो आप जाके ज्वाइन हो जाना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं किसी और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।